हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। और एसी की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको मैं एसी की दुनिया में लेके आया हूं। इस दुनिया में आप बहुत बेहतरीन तरीके से जिएंगे और इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे हैं अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एटलीस्ट आप सब्सक्राइब जरूर करें। कारण है उसका, कुछ लोग पहले से ही सब्सक्राइब करके बैठे होंगे तो उनके मन में ये बात आ रही होगी, दादा कर तो दिया, कितनी बार सब्सक्राइब करें। ये भी आएगी, कोई बात नहीं बच्चों। आपको मेरा सपोर्ट करना है, मैं आपको 100% रिजल्ट देने वाला हूँ। 100% रिजल्ट का मतलब यह है कि जितनी आप मेहनत करेंगे मैं अपना एफर्ट 100% डालूंगा। उसके बाद जब आप ही नहीं पढ़ाई करेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एसी की दुनिया में मैंने पहले दो जो 4 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, ठीक है ना। ये आपकी 5वीं क्लास है एसी की। कौन सी क्लास है दोस्तों? 5वीं। इस क्लास में आप सिस्टमेटिकली सर्किट को एनालिसिस, इससे पिछली जो मैंने क्लास बताई थी उस क्लास में मैंने, मतलब जो तीसरे नंबर की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको फेजर डायग्राम, मतलब वेव डायग्राम से वेव डायग्राम से मैंने आपको सिखाया था क्या? फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम से मैंने बताया था कि सर्किट डायग्राम उसका किस टाइप का होगा। और मैंने थर्ड क्लास में ये आपको बताया था, एसी की दुनिया वाली जो थर्ड क्लास ली थी मैंने आपको उसमें ये बताया था कि वो क्लास अब मैं जब आगे पढ़ाऊंगा, उसको आगे कंटिन्यू करूंगा तो उसके सारे के सारे एडवांस वर्जन हम देखने को मिलेंगे। ये बात समझ में आई? दोस्तों एक बात का याद रखना, जितने बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं ना, और जो नए आए हैं पैरासूट लैंडिंग करके आए हैं, उनको भी मैं गोदी में लेने के लिए तैयार हूं। बस आपके अंदर दम होना चाहिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने के चले। आपका रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात को मान लेना। क्यों? उसका कारण है, जो बाबा श्याम बैठे हैं इस क्लास के अंदर, आप देखते हैं बाबा श्याम की जो तस्वीर है, मैं उनसे हमेशा प्रार्थना करता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, बाबा एक बार उनका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और मैं अब उनके लिए समर्पित हूँ, है ना। क्योंकि जितना मैंने सीख रखा है, अगर मैं आप लोगों को दे के नहीं गया तो ये मैं खुद के साथ नाइंसाफी करूंगा। ये बात मैं अपने आप में जानता हूँ। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको कहीं कोई पेड वेयर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे सिस्टमेटिक लेक्चर देखिए, उसके नोट्स बना लीजिए, और उन्हीं नोट्सों को आपको करना क्या है? उन्हीं नोट्सों को आपको बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज भी आपको खुद नहीं करना है, केवल वीडियो खोल के देखते जाइए, मैं सारा का सारा सिस्टमेटिकली समझाता चला जाऊं। इसका पता है आपको इन क्लासों का मजा कब आएगा? इन क्लासों का मजा जब आएगा जब आपके फाइनल खुद नोट्स आप तैयार कर लेंगे, फिर आपको लिखना कुछ नहीं रहेगा। केवल नोट्स खुले रहेंगे, सामने क्लास खुली रहेगी, आप समझते रहेंगे, चीजें आ जाएंगी। मतलब आप 10 दिन में पूरा का पूरा टेक्निकल रिवाइज कर लिया करेंगे। ये बात समझ में आई? चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम 3 प्रकार के सर्किट पढ़ेंगे। एसी के अंदर 3 प्रकार के सर्किट, पहले मैंने जो एलिमेंट पढ़ाए थे, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट की कहानी बताई थी, तो आज पैसिव एलिमेंट को सर्किट में एसी के साथ लगाएंगे। पहले हमने डीसी के साथ लगाए थे और उनके न्यूमेरिकल ही करे थे, अब एसी के साथ लगाएंगे। फिर उनकी रिएक्शंस देखेंगे और एग्जाम में किस किस पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस क्लास को जब आप देखेंगे ना, इस क्लास को देखने के बाद आप एसी के कोई भी क्वेश्चंस लगा लेना, आपको डायरेक्ट मिलेंगे क्वेश्चंस। या तो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं, या डायरेक्ट सारी की सारी कंडीशनें पूछ ली जाती हैं, या उन पे आए हुए डायरेक्ट फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं, प्रीवियस ईयर के हर तरीके के क्वेश्चंस लगाए हैं। उसके बाद मैं आपकी थ्योरी तैयार करता हूं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं। क्या ये बात समझ में आई? मतलब अगर मैं 15 मिनट की क्लास, अगर आपको लगती होगी कि कभी कभी सर बहुत छोटी क्लास डालते हैं 15 मिनट की, भाई वो 15 मिनट की क्लास नहीं है। एक्चुअलिटी में अगर मैं उस क्लास में लिखने बैठ गया तो वो हो जाएगी 1.5 घंटे की क्लास। तो मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं? पहले से ही सारी चीजें लिख के और शॉर्ट में और डायरेक्टली आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। ये बात समझ में आई? तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी बढ़िया वाली क्लास, जो कि इसमें आप सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% छपेगा। जिन लोगों ने मेरी वेव की क्लास नहीं देखी है वो वेव की क्लास देखें और उसका मजा लें, क्योंकि वेव से आने वाले सारे क्वेश्चंस आपके वहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं, आपको 3 टाइप के सर्किट मिलेंगे। कितने टाइप के सर्किट मिलेंगे दोस्तों? 3 प्रकार के। हाँ, सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2, सर्किट नंबर 3। चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ। इस सर्किट में, ये वाले सर्किट को हम बोलते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्योर रजिस्टिव सर्किट। इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस सर्किट को बोलते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट। और इस सर्किट को बोलते हैं दोस्तों प्योर कैपेसिटिव सर्किट। क्या बोलते हैं? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अगर किसी बच्चे के मन में ये वाली बात आ रही है कि ना तो मैं रेजिस्टेंस को जानता हूं, ना मेरे को इंडक्टेंस का आता पता, ना मुझे कैपेसिटेंस का आता पता, तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप जाके इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की क्लासेस पढ़ के आए। मैं गारंटेड दे रहा हूं वो क्लासेस देखने के बाद ये तो आपको हलवा लगने लगेगा। ये बात समझ में आई? मैंने सिस्टमेटिकली करा रखा है, रेजिस्टेंस पूरा करा रखा है,
इंडक्टेंस पूरा करा रखा है, कैपेसिटेंस पूरा खत्म करा रखा है। अब हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, सर्किट में किस तरीके के एप्लीकेशंस है। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, रजिस्टिव सर्किट में आज मैं सारे के सारे पॉइंट्स जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख लें, इनको पॉइंट्स वाइज सारे के सारे में डिस्कशन कराता जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि इस सर्किट में ये जो सिंबल बना हुआ है ये एसी सप्लाई का है। अभी तक हम सर्किट में डीसी सप्लाई लगाते आए थे, अब हम एसी सप्लाई लगाएंगे और उससे आने वाली रिएक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले मेरा लगाया गया वोल्टेज है दोस्तों VT इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। क्या है दोस्तों? VT साइन वीएम साइन ओमेगा टी। ये बात समझ में आई? इसके बाद ये मेरी वोल्टेज का हो गया। वोल्टेज के बाद जब मैं करंट का जब इसमें वोल्टेज जैसे ही लगाऊंगा इसमें एक करंट फ्लो करेगी। ये जो करंट फ्लो कर रही है दोस्तों, ये जो करंट फ्लो कर रही है, इस करंट की सबसे पहले तो मैं वैल्यू निकालूंगा। तो आई बराबर, ओम का नियम क्या कहता है? आई इक्वल टू वी अपॉन आर, लेकिन यहाँ वी कौन सा है? वीटी, तो वीटी अपॉन आर। अगर दोस्तों आईटी को मैं फाइनली डिस्क्राइब करूंगा तो वीटी की वैल्यू यहां से मैं लिखूंगा वीएम साइन ओमेगा टी, ये लिखी मैंने वीएम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब मैं देखता हूं कि ये वाला जो इतना इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेरा वीएम अपॉन आर को बोलूंगा मैं आई एम। तो यहां से आई टी का फार्मूला क्या आ जाएगा? आई एम साइन ओमेगा टी। क्या ये बात समझ में आई? मतलब आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जो वोल्टेज की वेवफॉर्म लगाई थी, करंट की वेवफॉर्म भी वैसी ही मिल गई। मतलब साइन साइन के में ही फॉर्म में मिला है। क्या ये बात समझ में आई? और ना ही उनके बीच में कोई एंगल आया, प्लस माइनस फाइव वाली जो कंडीशन है वो नहीं आई। इस बात का मतलब यह है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में होते हैं। दोनों के बीच में बड़ा अच्छा प्यार होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ जीना पसंद करते हैं, उनके लिए जीना पसंद करते हैं। ये बात समझ में आई? आगे मैंने ये बताया था कि वोल्टेज और करंट होता है, उनका फेज डिफरेंस हमेशा सेम होगा। फेज डिफरेंस सेम होने का मतलब यह है कि मैं तुझे फॉलो करता हूं, तू मुझे फॉलो करती है, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तू मेरे बिना नहीं जी सकती। तूने कहा दिन तो मैंने भी कहा दिन, तूने कहा रात तो मैंने भी कहा रात। तो हम दोनों के बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू जीरो। तू कह रही है कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती, तो मैं भी कह रहा हूं कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। इस बात का मतलब यह है कि वोल्टेज करंट से ये बात को बोलती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर पावर का क्या सिस्टमेटिक है। भाई पावर एक्टिव पावर है। पी को हम किससे नोट करते हैं? एक्टिव पावर। इसका फॉर्मूला होता है वी इंटू आई कॉस फाइव, वी इंटू आई कॉस फाइव। ये बात समझ में आई? और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर वी इंटू आई साइन फाइव। ये बात समझ में आई? पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या है? पी इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, पी इक्वल टू वी आई साइन फाइव, पी इक्वल टू वी आई टेन फाइव। इस टाइप के डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, वो कि सीधे के सीधे मेरे पेपर से, मेरे इस क्लास से बनने हैं। ये बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर। एक्चुअलिटी में वोल्टेज और करंट के बीच में हमें एक एंगल लेते हैं। ये बात समझ में आई? अब उस एंगल को अकेला नहीं छोड़ते, वो एंगल अपने साथ एक खोल लेके आता है। चाहे तो उसको साइन के फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे उसको कॉस के फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे हम टेन के फॉर्म में ले सकते हैं। भाई एंगल को डिस्क्राइब करने के लिए साइन और कॉस और टेन, इन तीन चीजों को लिया गया है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमने सबसे ज्यादा उपयोग किया है, वो है कॉस एंगल। क्या होता है दोस्तों? कॉस एंगल। जब हम वोल्टेज और करंट के बीच का कॉस का एंगल देखते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में हम मशीन, पावर सिस्टम, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पढ़ेंगे उसमें पावर फैक्टर का बड़ा खतरनाक रोल होगा। उस रोल्स को मैं क्लियर करूंगा। मतलब एक पावर फैक्टर का सेपरेट टॉपिक रहेगा और किसकी वैल्यू पावर फैक्टर की कितनी होती है वो क्लास डायरेक्टली आपको मिलेगी, जिसमें आपको मजा आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे पावर फैक्टर कैसा होता है दोस्तों? यूनिटी। यूनिटी मतलब होता है वन। वन क्यों होता है? इसमें फाइव की वैल्यू कितनी है दोस्तों? जीरो। भाई जो वोल्टेज का वेव है वही करंट का वेव है। इसमें फाइव प्लस माइनस फाइव तो कुछ है ही नहीं, तो फाइव बराबर जीरो। अगर आप यहाँ फाइव बराबर जीरो रख देंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? वन। इसलिए मैंने बोला है कि पावर फैक्टर कॉस फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन। अरे ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। पावर ऑलवेज कंज्यूम्ड। इसमें हमेशा पावर कंज्यूम होती है। ये सर्किट हमेशा पावर को खाता है। क्या करता है दोस्तों? पावर को खाता है। क्लियर हो गया? चलिए इसमें हम बात करते हैं, अगर इस सर्किट की पावर की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं? पावर की फ्रीक्वेंसी, तो वो हमेशा लगाई गई सप्लाई फ्रीक्वेंसी की दुगनी आती है। ये बात समझ में आई? भाई सीधी सी बात ये है, जब हम किसी सर्किट में किसी न किसी फ्रीक्वेंसी का सर्किट लगाएंगे, हम किसी न किसी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी सोर्स लगाएंगे। भाई एसी में तो फ्रीक्वेंसी आई गई। मान लो अगर मैंने 3 हर्ट्ज का कोई सिग्नल लगाया तो वो हमको पावर में 6 हर्ट्ज का दिखाई देगा। 30 हर्ट्ज का लगाएंगे तो 60 हर्ट्ज का दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ वोल्टेज और करंट की क्या स्थिति रहती है। फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वोल्टेज और करंट की स्थिति सेम फेज में है। क्या है दोस्तों? सेम फेज में। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था
कि ऐसे सर्किटों पे कैसे काम करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मुझे लगता है आई थिंक एक बार में मैंने आपका रेजिस्टेंस टोटल खत्म कर दिया। देखो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये हमेशा करंट का विरोध करता है, इसे करंट से सख्त नफरत है। दूसरा, इसमें जो पावर की फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की दुगनी होती है, वोल्टेज और करंट की वेव दोनों की दोनों सेम होती है। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? पावर फैक्टर इसमें यूनिटी होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब हम स्विच करते हैं नेक्स्ट सर्किट पे। नेक्स्ट सर्किट होता है इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट मतलब कि ये प्योर इंडक्टेंस है, इसमें ना तो रेजिस्टेंस है ना कैपेसिटेंस, ये प्योर इंडक्टेंस, मतलब केवल और केवल इसमें इंडक्टेंस ही एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके क्या क्या लक्षण है इसको हम अच्छे से समझते हैं। भाई इसमें लगाया गया वोल्टेज क्या है? Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करेगी, क्योंकि क्लोज सर्किट है तो करंट फ्लो करेगी जो कि IT होगी। अब हम इसको आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। भाई Vt क्या है? लगाया गया वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होगी, उसकी वैल्यू आएगी Im साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। Im साइन ओमेगा टी माइनस का फाई मतलब ये होता है, माइनस मतलब बताता है कि कोई भी वैल्यू है वो पीछे की तरफ रह गई, कोई भी वैल्यू जो पीछे की तरफ रह गई, मतलब ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो करंट का मान, ये करंट का वैल्यू है जो वोल्टेज से पीछे रह गया है। ये बात समझ में आई? और मैंने आपको बताया था कैसे पीछे रह गया, इंडक्टेंस के आने से। मैंने बताया था जब भी इंडक्टेंस आएगा तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के प्यार में दुविधाएं आ जाएंगी, ये उसके कान भर देता है वोल्टेज से, जिससे वो करंट को देखना छोड़ देता है और किसी और को देखना स्टार्ट कर देता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं, ये नई चिड़िया आ गई जिसको हम बोलते हैं एक्सएल। एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है दोस्तों? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई? एक्सएल बराबर होता है 2πfl। क्या होता है? 2πfl, या हम इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 2πfl, या हम बोलते हैं ओमेगा एल। ओमेगा होती है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एफ होती है इसकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या एल इंडक्टेंस का काम करता है, ठीक है। इसमें एक्सएल का मान 2πfl, मतलब कि किसी भी रेजिस्टेंस, वो किसी भी इंडक्टेंस के अंदर, किसी भी इंडक्टेंस के अंदर जो उसके काम करने का लक्षण है, जो काम करने की प्रक्रियाएं जो पैदा होती हैं, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से होती है। जैसे मेरे अंदर, मैं अगर मान लो झूठ बोलता हूं, तो झूठ बोलना है, कब बोलना है, ये मेरा दिमाग सेट करेगा, दिमाग बताएगा मुझे किस बात में झूठ बोलना है, किस बात में नहीं बोलना है। ये बात समझ में आई? तो ऐसे ही इंडक्टर के अंदर जो घुसा पैड़ा है, जो उसको पूरा का पूरा उसको ऑपरेट कर रहा है, वो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। कौन होता है दोस्तों? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो उसके अंदर बैठा होता है। तो उसकी वैल्यू एक्सएल बराबर 2πfl होती है, जिसको हम ओमेगा एल से जानते हैं। या करंट और वोल्टेज 90 डिग्री, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है। मैंने ये बात आपको पहले ही कहा था, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे ही इंडक्टेंस आएगा, मतलब दोनों के प्यार में जैसे ही तीसरे ने एंट्री करी, तो पहला वाला दूसरे के बीच में बिल्कुल एक दूसरे के सिस्टम उनका खराब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। वो वोल्टेज जो है वो करंट के धीरे धीरे देखना कम कर देता है, जिससे करंट उससे पीछे रहने लगती है। ये बात समझ में आई? और कितना पीछे रहने लगती है? जितना ये प्योर होगा, मतलब जितनी ज्यादा वो टॉप क्वालिटी की बुराई करेगा, उतना ही करंट पीछे रह जाएगी। तो यहाँ हमारी वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे हो गई। अब आपको कैसे पता है कि सभी लोग इस तरफ दौड़ रहे हैं? अगर इस तरफ दौड़ रहे हैं तो ये आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, और ये देखो एक दूसरे के क्रॉस पोजिशन पे आ गए हैं। ये बात समझ में आई? तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे चलती है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे चलती है। अब हम इसमें पावर का फार्मूला देखेंगे, तो P इक्वल टू VI cos phi, जिसकी वैल्यू हमारी क्या है दोस्तों? जीरो। क्यों है जीरो? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फाई, मतलब ये जो है वो 90 डिग्री पीछे चल रही है। अरे बात समझ में आई? 90 डिग्री से करंट लैग कर रही है, मतलब 90 डिग्री से करंट पश्चिमगामी जा रही है। ये बात समझ में आई? तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, P इक्वल टू VI cos phi, cos जीरो का मान 1 था, इसलिए यहाँ यूनिटी पावर फैक्टर था। अगर मैं फाई की वैल्यू 90 डिग्री रख दूं, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। जीरो इंटू वी इंटू आई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? Q इजिकल टू VI साइन फाइव। VI साइन फाइव का मतलब यह कि अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ 90 रखूंगा, तो साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों? साइन 90 की वैल्यू देखूंगा तो साइन 90 का मान 1 है। इस बात का मतलब यह है कि यहाँ पर रिएक्टिव पावर का उपयोग होता है। मतलब पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट लूं तो इसमें किस पावर का उपयोग होगा? क्या एक्टिव पावर का उपयोग होगा? क्या रिएक्टिव पावर का उपयोग होगा? क्या एपरेंट पावर का उपयोग होगा? ये तीनों पावर बहुत जबरदस्त लेवल पे आपको क्लासेस नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएंगी, अगली क्लासेसों में ये पढ़ाई जाएंगी। और पावर ऐसा खत्म कर दूंगा, जिंदगी में पावर से कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे केवल अभी अपन को एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर के बारे में जान भर लेना है कि कौन कहाँ क्या उपयोगी होती है। तो यहाँ केवल और केवल रिएक्टिव पावर होती है, जिसका उपयोग होता है। एक्टिव पावर की वैल्यू यहाँ पे जीरो होती है। ये बात समझ में आई? चलिए, जैसे कि एस बराबर, यहाँ एपरेंट पावर, एक्चुअलिटी में एपरेंट पावर होती है वो एक्टिव और रिएक्टिव का कन्वर्ज फॉर्म होता है, कंबाइंड फॉर्म होता है।
क्या ये बात समझ में, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या होता है दोस्तों, कंबाइंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एस बराबर पी की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो क्यू बराबर वी आई, तो मतलब एस बराबर डायरेक्टली आ जाएगा वी आई। अब हम बात करते हैं इस इंडक्टिव सर्किट की। इस इंडक्टिव सर्किट में अगर हम फुल साइकिल पे एवरेज वैल्यू निकालेंगे, मैंने पिछली वेब में बहुत अच्छे से समझाया था कि जब हम किसी भी फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, और ये दोनों वैल्यू को सब ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहाँ पे फुल साइकिल एफ सी मतलब होता है फुल साइकिल पे एवरेज वैल्यू जीरो होती है, तो करंट का चेंज होने का विरोध करता है। अब अगला पॉइंट इसका यह है कि करंट का चेंज होने का मतलब कोई भी इंडक्टिव सर्किट हमेशा इट ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ करंट, सडन चेंज ऑफ करंट। मतलब मैंने आपको बताया था, जब आप मेरी इंडक्टर की क्लास देखेंगे वहां मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, इंडक्टर को करंट से कोई तकलीफ नहीं है। इंडक्टर ने यह कहा था कि तू मेरे घर में रह सकती है लेकिन एक शर्त पे, मैं तेरी इंस्टेंटली हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तू एकदम से कह दे मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं ये वो फला, एकदम से रिएक्शन नहीं, जो तुझे करना है धीरे धीरे सब कुछ कर ले, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर तूने इंस्टेंट कोई कोशिश करने की की तो मैं तेरी वहीं गर्दन दबा दूंगा। ये किसने कहा था, इंडक्टर ने करंट से कहा था। बस ये उसकी ये कंडीशन है। ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें भी पावर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा सप्लाई फ्रीक्वेंसी की दुगनी होती है। भाई इनपुट में जो सोर्स लगाते हैं उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, तभी तो आप एसी मान रहे हैं उसको। तो उसकी मान लो 4 हर्ट्ज है तो यहाँ 8 हर्ट्ज आ जाएगी, वहां 6 हर्ट्ज है तो यहाँ 12 हर्ट्ज आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम एक और सर्किट को पढ़ते हैं, दैट इज कैपेसिटिव सर्किट। क्या है दोस्तों ये? कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट को अगर हम प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं तो कैपेसिटिव सर्किट के बारे में अगर मैं अच्छे से समझूं और अच्छे से जानूं तो इसको बोलते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ना यहाँ रेजिस्टेंस है ना यहाँ इंडक्टेंस है, अकेला कैपेसिटेंस बैठा हुआ है। जब करंट के साथ ज्यादती हो गई थी, करंट को कोई पूछ नहीं रहा था, करंट को कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, तो करंट के लिए ऊपर से एक नई चीज आई, उसका नाम था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। कौन करेगा? कैपेसिटेंस सपोर्ट करेंगे। जब कोई अकेला रह जाता है या कोई अकेली रह जाती है तो कुछ कुछ दिन तक उसका अकेलापन रहता है, उसके बाद उसे कोई ना कोई सपोर्ट करने 100% आता है, और उसके बाद जो बैक मारती है या बैक मारता है उसकी बात अलग हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? जैसे ही कैपेसिटेंस करंट की दुनिया में आया तो भूचाल मच गया। करंट ने कहा कि बेटा अब मैं तेरे को बताती हूँ वोल्टेज को, कि इंडक्टेंस के केस में तूने मुझे देखना छोड़ दिया था, मतलब तूने मुझे पीछे कर दिया था यार, तूने मुझे मेरे मतलब मुझे पीछे ही छोड़ दिया, मेरे को इग्नोर करने लगा, तो मैं तो पीछे रहे। जैसे ही कैपेसिटेंस उसकी दुनिया में आया उसने कहा तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे ही दूसरा मिला उसको बस खेल कर दिया उसने। अब देखो इसकी कहानी हम पढ़ते हैं क्या होता है। भाई यहाँ लगाया गया वोल्टेज dt इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो करी। जैसे ही करंट फ्लो करी उसकी वैल्यू आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। मतलब देख रहे हैं आप, पहले वाले के साथ वो नेगेटिव व्यवहार था, जैसे ही दूसरा आया तो व्यवहार बन गया पॉजिटिव। अब उसने लगाई वोल्टेज की लंका, जैसे ही +5 आया उसके बाद ये काम किया किसने, इसके अंदर जो बैठा होता है वो एक्सी होता है, जिसको रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा बराबर होता है 2πf। मतलब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये 2πf आ कैसे जाता है, तो ओमेगा बराबर होता है 2πf। ये बात समझ में आई? ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf, है ना। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू मैंने रखा 2πf। ये बात पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं इसमें पावर की वैल्यू। भाई पावर की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, रिएक्टिव पावर V इक्वल टू वी इंटू आई साइन फाई, यहाँ पे ये उपयोगी है। और S बराबर Q बराबर V इंटू आई। मतलब इस तीनों चीजों को मैं अच्छे से समझा देता हूं। चाहे करंट 90 डिग्री से आगे चले, चाहे करंट 90 डिग्री से पीछे चले, अगर एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री आ रहा है तो उस केस में एक्टिव पावर की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों cos 90 हमेशा जीरो होता है। cos 90 की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। मतलब किन्हीं भी दो क्वांटिटी के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल हमेशा cos में जाके जीरो कर देता है। तो यहाँ पे भी हम जिस पावर को उपयोग करेंगे वो कौन सी पावर होगी? वो भी रिएक्टिव पावर ही होगी। और एपरेंट पावर अगर देखा जाएगा तो एक्टिव तो जीरो हो गई, तो एपरेंट पावर लगभग देखा जाएगा तो वो रिएक्टिव पावर के बराबर आ जाएगी। अब हम यहाँ पे मजा देखेंगे। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चली जाती है, जैसे ही उसकी दुनिया में, करंट की दुनिया में कैपेसिटर आया, कैपेसिटर ने कहा तू चिंता ना कर, मैं तेरे आज से साथ हूं। आज से हम और दो हाथ मिलाते हैं, वोल्टेज को ठिकाने लगा देते हैं। तो वोल्टेज को इन्होंने लगा दिया ठिकाने, क्योंकि अब करंट को प्यार किससे हुआ? कैपेसिटर से। कैपेसिटर आ गया उसकी दुनिया में और उसने कहा कि मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, चिंता ना कर, मैं जिन लोगों ने तुझे पीछे किया है मैं उन सभी को पीछे कर दूंगा, चिंता ना कर। जैसे ही करंट उसकी दुनिया में आया
वोल्टेज गधे की तरह यहीं रह गया और करंट धन्य से आगे निकल गई। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसमें अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे कि यार इस बात का मतलब क्या है, भाई इतने बड़े पावर सिस्टम में, इतने बड़े करंट में, जहां भी करंट लैग करती है, जहां भी करंट के साथ अत्याचार होता है, जहां भी करंट के साथ ज्यादती होती है, वहीं वहीं पर करंट कैपेसिटर अपनी एंट्री मारता है और करंट को खट से बचा के ले जाता है और सबसे आगे कर देता है। क्या ये बात समझ में आई? कैपेसिटर जो होता है ना, करंट की पावर होती है। क्या होती है? करंट की पावर। वो उसको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए ताकत रखता है। वोल्टेज की तो औकात ही खत्म कर देता है। ये बात समझ में आई? भाई डीसी में ये सर्किट हमेशा ओपन हो जाता है। ये बात कैसे समझ में आएगी आपको कि डीसी में ओपन मतलब? हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी दो तार के बीच में गैप आ जाता है, मतलब उनके बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। एयर आ गई, एयर का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के केस में सर्किट ओपन हो जाता है और करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब ये कैसे हो गई, इस चीज को समझाता हूं दोस्तों। एक्सी बराबर क्या था? 1/ओमेगा सी था। ये बात समझ में आई? एक्सी बराबर क्या था? 1/ओमेगा सी। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ सी। डीसी में आप इतना तो जानते ही होंगे कि डीसी के केस में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था डीसी और एसी सप्लाई। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है मतलब समय के साथ उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट है। तो यहां मैं एफ बराबर जीरो रखूंगा, तो यहाँ एफ बराबर जीरो रखूंगा तो 1/0। देखिए यहां मैंने अच्छे से समझाया है। एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। अगर मैं एफ बराबर जीरो रखता हूं तो 1/0, और 1/0 में 1/0 को हम बोलते हैं अनंत, और अनंत मतलब होता है ओपन सर्किट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? दोस्तों मजा आ रहा है ना पढ़ने में? ये क्लास आप सिस्टमेटिक देखते जाइए, धुआं भर देंगे हम, बहुत खतरनाक मेहनत करेंगे आप और मैं मिलके। पेपर यार, पेपर बहुत छोटी चीज है। आप बस एक बार मेरे साथ कंटिन्यू रखिए। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को केवल सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पेड तो लॉन्च ही नहीं करूंगा यार, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है बहुत खतरनाक लेवल पे। और मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि आप जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार मेरी क्लासेस को कंटिन्यूसली देख लीजिए, 2 से 3 बार मेरी क्लासेस से आप पढ़ लीजिए। आपको जिंदगी में किसी की क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप थोड़ा सा कंटिन्यू रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। मुझे लगता है, आई थिंक आज मैंने प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस सर्किट को पूरे तरीके से समझा दिया। अब मैं इसको एक बार ब्रीफली रिवीजन करा देता हूँ। रेजिस्टेंस में हमेशा पावर कंज्यूम होती है, इंडक्टेंस में पावर कंज्यूम नहीं होती, पावर का चेंजेस आता है। कैपेसिटेंस में पावर कंज्यूम नहीं होती, केवल चेंजेस आता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। इसके बाद इसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। इंडक्टेंस के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है, और कैपेसिटेंस के बीच में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पर वोल्टेज और करंट का फॉर्मूला सेम होता है। इंडक्टेंस में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे चलती है, तो ओमेगा प्लस माइनस फाइव का सिस्टम, तो यहाँ -φ से लेग करती है, और कैपेसिटेंस में +φ से लीड करती है। यहाँ केवल और केवल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के केस में केवल और केवल रिएक्टिव पावर का उपयोग होता है। एक्टिव पावर इसमें टोटल की टोटल जीरो होती है, क्योंकि एक्टिव पावर का सीधा रिलेशन होता है किससे? हमारे प्यारे रेजिस्टेंस से, क्योंकि एक्टिव पावर के फूफा जी रेजिस्टेंस होते हैं। ये बात समझ में आई? जहां जहां फूफा जी रहेंगे वहां खाएंगे पिएंगे। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में इतना ही। अगर दोस्तों मेरी क्लास देखते हुए आपका मजा आ रहा हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा मैं आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा, सब्सक्राइब करें और इस चैनल में आने वाली सभी वीडियो का मजा लें। आपको ये वीडियो इतने तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको टेक्निकल बोर नहीं, टेक्निकल मजा आने लगेगा आपको पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।